Hello everyone. Hello everyone. In this video lecture, we will discuss about two important properties of d block element, that is catalytic property and magnetic property. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में काफ़ी ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं डी ऑर्बिटल्स में। इसी की वजह से आप इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की बात कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी है यानी कि एज अ कैटलिस्ट वर्क करना, और इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं यानी कि मैग्नेट की प्रेजेंस में किस तरीके से ये बिहेव करते हैं, उनको हम स्टडी कर सकते हैं। तो जो पहले हम बात करने वाले हैं वो है कैटालिटिक प्रॉपर्टी की, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनको एज अ कैटलिस्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा कराया जाता है, या काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन में इनको एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हुए आप देख सकते हैं, जहाँ पे इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम कैटलिस्ट की बात करें कि कैसे कैटलिस्ट वर्क करते हैं, क्या फिनोमिना होता है कैटलिस्ट का, क्यों ज़रूरत होती है हमको इसकी, तो पहले अगर आप इस बैकग्राउंड को समझ लेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए इस बात को समझना कि क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट इन इस तरीके की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो अगर हम बात करें किसी एक रिएक्शन मिक्सचर की, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि ए और बी टाइप दो कैटलिस्ट हैं, या सॉरी दो रिएक्टेंट हैं, ए प्लस बी की रिएक्शन होती है, और आप कह सकते हैं कि हमको सी एज अ प्रोडक्ट हमको मिलता है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो रिएक्शन के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि सी जो कि प्रोडक्ट है उसको फॉर्म करने के लिए क्या ज़रूरी होगा, जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि ए और बी के बीच में इफ़ेक्टिव कोलिजन हो सके, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकें। और कोलिजन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे आएँ, इनके बीच में कांटेक्ट हो, और तभी जाके ये इफेक्टिव कोलिजन कर पाएंगे, और इनके बीच में क्या होगा, आप कह सकते हैं कि रिएक्शन हो पाएगी और प्रोडक्ट फॉर्म हो पाएगा। बट अगर हम कहें कि ये गैसेस हैं या किसी और रीज़न की वजह से ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, कुछ अदर आप कह सकते हैं इवेंट्स को क्रिएट करना पड़ता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि हमें प्रेशर एराइज करना पड़ता है, टेम्परेचर को रिड्यूस करना पड़ता है। मतलब आप देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस में जब रिएक्शन कंडीशंस की बात की जाती है तो इन सबको चेंज करके हम रिएक्शन को और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इन्हेंस कर सकते हैं। वहीं एक और आपके पास जो टाइप होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करने का, वो होता है कैटलिस्ट की हेल्प से। तो कैटलिस्ट क्या करता है, वो एक आप कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है रिएक्टेंट्स को कि वो वहाँ पे आएँ, एक दूसरे के बीच में कोलिजन हो और फिर प्रोडक्ट फॉर्म हो सके। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि ए इस पे एड्जॉर्ब हो जाता है, बी इस पे एड्जॉर्ब हो जाता है, और एड्जॉर्ब होने की वजह से क्या है कि एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, जिससे क्या है कि इफेक्टिव कोलिजन इजीली हो जाते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें, ओवरऑल कंक्लूजन ड्रॉ करें अगर हम कैटलिस्ट का, तो कैटलिस्ट एक बेसिकली आप कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे रिएक्टेंट आते हैं, उनकी आप कह सकते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं, वहाँ पे कांटेक्ट हो पाता है और प्रोडक्ट फॉर्म हो पाता है। इसी सिनेरियो में अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट की, या इनसे इनके ऑक्साइड्स की, या इनके कुछ कंपाउंड्स की भी आप बात कर सकते हैं, वो क्या एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं, कैटलिस्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको शो करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम पॉइंट देखें जिसकी वजह से ये शो करते हैं इस प्रॉपर्टी को, तो वो है दे प्रोसेस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी कि अलग अलग इनकी वेराइटी ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऐसा नहीं है कि जैसे ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहे हैं, ऐसा इनके साथ नहीं है। ये काफ़ी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकते हैं इनके ज़्यादातर एलिमेंट जो हैं। इसको किस तरीके से हम एज अ कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी में ट्रीट करेंगे, वो अभी आप देखेंगे लास्ट में जब हम एग्जांपल देखेंगे, वहाँ ये आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो सेकंड है, दे प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द रिएक्टेंट टू बी एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब कह सकते हैं आप, बेसिकली एब्जॉर्ब कहना ज़्यादा बेटर रहता है। नेक्स्ट अगर देखें, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन रिएक्टेंट एंड एटम ऑफ द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, कंसंट्रेशन
ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज एट द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। तो दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट आपको ये कह रहा है कि ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं, तो चूंकि मेटल्स होते हैं तो इनका सरफेस एरिया की आप बात कर सकते हैं और फिर इनको ग्रैन्यूल्स में आप छोटे छोटे इनके पीसेस में आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, पैलेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनकी अलग अलग शेप शीट्स आप कह सकते हैं फॉर्म कर सकते हैं, वायर्स फॉर्म कर सकते हैं, जिससे हम इनके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर लेते हैं। तो एक तो ये पॉइंट है कि इनके पास काफ़ी आप कह सकते हैं कि सरफेस एरिया को चेंज करने की अपॉर्चुनिटी होती है, सरफेस एरिया चेंज हो पाता है। एक तो इस वजह से हाई सरफेस एरिया प्रोवाइड होता है, आपने देखा क्योंकि जो कैटेलिस्ट की प्रॉपर्टी है वो सरफेस पे डिपेंड करती है, तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक इसी तरीके से उन्होंने कहा कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे कैटेलिस्ट के, उनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, और बॉन्डिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो कह सकते हैं आप गैसेस को या किसी ऐसे एलिमेंट को जो अट्रैक्ट नहीं होना पा रहा है उसको क्लोज लेके आ पाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि इनमें बॉन्डिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हमारे पास। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको पता है रिएक्टिव होते हैं और बॉन्डिंग करना चाहते हैं अपने आप को पेयर्ड अप करने के लिए, तो जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं, टेम्परेली बॉन्डिंग करते हैं, और फर्दर जब कांटेक्ट होता है ए और बी का, तो जब उनके बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही होती है तो सी फॉर्म हो जाता है, बॉन्ड्स टूट जाते हैं जो कैटलिस्ट के साथ यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ फॉर्म हुए होते हैं। तो ये एक इसका बेसिक आइडिया है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं। तो ये तीन मेन पॉइंट हैं जिनको आप इनका रीज़न बना सकते हैं, आप इनको बेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि ये एज अ कैटलिस्ट वर्क क्यों करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स बता रखे हैं जहाँ पे ये एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं। वेनेडियम ऑक्साइड इन कांटेक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन में आपने देखा था किस तरीके से वेनेडियम ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। फाइनली डिवाइडेड आयरन इन हैबर प्रोसेस बेसिकली आपको पता है अमोनिया H2 प्लस N2 बैलेंस कर लेंगे इसको हम, NH3 फॉर्म होता है। तो ये देखो यहाँ पे आप इसको समझ सकते हो कि कैटलिस्ट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ रिएक्शंस में। ये भी गैस है, आपको पता है ये भी गैस है, दो गैस को कांटेक्ट करा के रिएक्शन करना कितना टफ होगा, मॉलिक्यूल्स क्लोज नहीं आएंगे। तो या तो प्रेशर लगाओ बहुत ज़्यादा, उनको प्रेशराइज करो, प्रेशराइज करके प्रोडक्ट फॉर्म करो, या फिर आप क्या करो क्लासिकली वर्क करो, एक कैटलिस्ट लेके आओ और दोनों को क्लोज बुलाओ विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्टिव कॉलिजन परफॉर्म होंगे और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो काफ़ी आप कह सकते हैं क्लासिकली वर्क करते हैं कैटलिस्ट। लास्ट में आप देख सकते हैं कि हमने एक रिएक्शन को कंसीडर कर सकता है आयरन 3 इन रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड परसल्फेट आयन। तो यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की थी आप देख सकते हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करके, है ना, कैसे वेरिएशन लेके आके अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास आयोडाइड है, परसल्फेट आयन है, रिएक्शन होती है, इसका आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हो जाता है, I2 में न्यूट्रल फॉर्म में चला जाता है, इसका रिडक्शन हो जाता है। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी कि जो चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें इस पे तो डबल नेगेटिव है, यहाँ पे 2 टाइम्स डबल नेगेटिव तो 4 टाइम्स आप कह देंगे 4 डबल नेगेटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि आयोडाइड अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है, परसल्फेट का रिडक्शन हो रहा है, और इस तरीके की रिएक्शन आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन का हेल्प ले लें तो किस तरीके से देखो पाथ चेंज हो जाता है रिएक्शन का। तो Fe ट्रिपल पॉजिटिव सबसे पहले आप कह सकते हैं कि आयोडाइड के साथ इंट्रोड्यूस होगा, अपना रिडक्शन परफॉर्म कराएगा, रिडक्शन परफॉर्म करके क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा Fe डबल पॉजिटिव में, आयोडाइड कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन में। देन जो Fe डबल पॉजिटिव स्टेट है वो आपको पता है ज़्यादा स्टेबल नहीं है, वो फर्दर Fe3 में कन्वर्ट होगी, किसके थ्रू, इसका परसल्फेट का। आप ये कह सकते हैं कि जब रिडक्शन होगा और Fe डबल पॉजिटिव ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe ट्रिपल पॉजिटिव में, तो आपके पास सल्फेट आयन फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं Fe ट्रिपल पॉजिटिव Fe डबल पॉजिटिव में चेंज हुआ, दोनों उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, एग्जिस्ट करती हैं। देन फिर Fe डबल पॉजिटिव Fe ट्रिपल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस तरीके से इसके पाथ को बदल देता है। नेक्स्ट अगर आप एक और पॉइंट यहाँ पे नोट कर लें कि जो आयोडाइड है वो भी नेगेटिव आयन है और जो परसल्फेट है वो भी नेगेटिव आयन है, तो दोनों के कांटेक्ट कराने में आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम आएगी। दोनों नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ हैं तो एक दूसरे को रिपल करेंगी। तो बेसिकली अगर हम कहें कि विदाउट आर्म कैटलिस्ट इस रिएक्शन को कराना चाहें तो टफ है,
कांटेक्ट नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी स्लो हो जाएगी। बट अगर हम इस तरीके से कराते हैं तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कोलिजन जोन है, जो कि आप कह सकते हैं कि जो पहली वाली कंडीशन है उससे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इजी स्टेप्स हैं वो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैटलिस्ट किस तरीके से पाथ को बदल देता है। तो ये इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट आप कह सकते हैं रिएक्शन स्लो होगी, जब आप कैटलिस्ट को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो जो आपकी रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का आपने देखा कि किस तरीके से हेल्प हो जाता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो एलिमेंट शो करते हैं वो एज अ कैटलिस्ट वर्क कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आप कह सकते हैं शो करता है। तो अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बेसिकली दो डिफरेंट टाइप का आप कह सकते हैं मैग्नेटिज्म होता है। एक हमारे पास है डायामैग्नेटिज्म और जो सेकंड है हमारे पास वो है पैरामैग्नेटिज्म। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं उनमें दो डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। या तो मतलब अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो डायमैग्नेटिज्म हो सकता है, पैरामैग्नेटिज्म हो सकता है। तो डायमैग्नेटिज्म आप ये कह सकते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी होती है, या आप ये कह सकते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेट की प्रेजेंस में उनको रिपल करें, तो वो सब्सटेंस आप कह सकते हैं कि डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। ठीक इसी तरीके से ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेट की प्रेजेंस में उनसे अट्रैक्ट हों, यानी कि उनकी तरफ आप कह सकते हैं कि अट्रैक्ट हो जाएं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को आप कह सकते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। और जो उनका करैक्टर है मैग्नेटिज्म का उसको आप कह सकते हैं कि पैरामैग्नेटिज्म होता है उनमें। पैरामैग्नेटिज्म की ही एक्सट्रीम लिमिट जो होती है उसको हम फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और फेरोमैग्नेटिज्म में आप कह सकते हैं कि जब मैग्नेट लेके आते हैं तो उसके साथ अट्रैक्ट होते हैं, और जब आप मैग्नेट को हटा लेते हैं उसके बाद भी उनमें कुछ टाइम तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी कि उनमें एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करने की टेंडेंसी बनी रहती है। तो वो फेरोमैग्नेटिक आप कह सकते हैं सब्सटेंसेस होते हैं। बट यहाँ पे अगर हम डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक को ही समझ लें तो वही सफिशिएंट होगा। एक तो ये बात रही कि किस तरीके से ये कैरेक्टर शो करते हैं। नेक्स्ट थिंग, डायमैग्नेटिक कौन होगा और पैरामैग्नेटिक कौन होगा। तो अगर हमारे पास किसी सब्सटेंस में या किसी एलिमेंट में अगर हम बात करें तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे पेयर्ड अप हों, तो आप कह सकते हैं कि वो कौन सा मैग्नेटिज्म शो करेगा, डायमैग्नेटिज्म। और अगर उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो आप कह सकते हैं कि वो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। तो जैसा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आप आयन फॉर्म करते हैं, उनके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो वहाँ आप देखेंगे कि उनके थ्रू बनने वाले जो कंपाउंड होंगे, अगर हम Fe ट्रिपल पॉजिटिव को कंसीडर कर लें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब आपको पता है आयनिक स्टेट में तो 4s2 में से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए होंगे और एक इलेक्ट्रॉन हमने D से रिमूव किया होगा, तो 3d5। तो अगर हम इसको देखें d ऑर्बिटल्स की, अगर हम कंडीशन को ऑब्जर्व करें तो हमें क्लियर पता चल जाएगा कि किस तरीके से इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन है। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो आप कह सकते हैं कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिज्म को शो करेगा। तो ये तो बेसिक आइडिया रहा कि डायमैग्नेटिक होना, पैरामैग्नेटिक होना। कंडीशन हमने देख ली कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अगर किसी कंपाउंड में, किसी एलिमेंट में, तो वो पैरामैग्नेटिक नहीं है। तो अगर पेयर्ड अप में सारे के सारे तो डायमैग्नेटिक। अब क्वेश्चन ये राइज आप कर सकते हैं कि किस तरीके से मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है, क्यों वो अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। तो स्टूडेंट बेसिकली जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैग्नेटिक मोमेंट को जनरेट करते हैं जब वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, जब वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस में इस तरीके से, तो उसमें दो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट भी करता है, या स्पिन भी करता है, और आप कह सकते हैं कि ये जो पाथ है इस पर रिवॉल्व भी करता है। तो स्पिन भी हो रहा है, आप कह सकते हैं कि अपने ही एक्सिस में ये स्पिन भी करता है इस तरीके से, और ये रिवॉल्व भी करता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक मूवमेंट को क्रिएट करते हैं। और वो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो किन प्रॉपर्टीज़ की वजह से फॉर्म होता है, इनकी स्पिनिंग और रिवॉल्विंग, दोनों आप कह सकते हैं कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनका आप कह सकते हैं कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट की हम बात करेंगे, जो कि स्पिन
के थ्रू और इनकी रिवॉल्विंग के थ्रू जनरेट होता है। तो जब ये फ्री स्टेट में होते हैं, यानी कि मैग्नेट की हम प्रेजेंस की बात नहीं करते हैं, तो इनमें रैंडम मोशन हो रहा होता है, आप ये कह सकते हैं, और जो नेट इनका मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, तो इनमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती नहीं है। बट जब हम मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में इनको लेके आते हैं तो ये आप कह सकते हैं कि मैग्नेट जो फ्लक्स जनरेट कर रही है, जो मैग्नेट हमने ली है, उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये क्या करने लग जाते हैं, अपना जो मैग्नेटिक मोमेंट है जो कि जनरेट होगा स्पिन से और इनकी ऑर्बिटल मोशन से, इस तरीके से उसको शिफ्ट करते हैं कि जो नेट मोमेंट जनरेट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, वो मैग्नेट की ही डायरेक्शन में जनरेट होने लग जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस तरीके से वेक्टर से शो कर रहा हूँ मैग्नेटिक मोमेंट को, और आप कह सकते हैं कि किसी का इस तरीके से है, कोई किस तरीके से उनकी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो अगर हमने मैग्नेट यहाँ पे इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हमने प्रोजेक्ट की है, तो इन सब की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की अलाइन आप कह सकते हैं कि हो जाएगी, जिससे कि ये अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। तो ये एक बेसिक आइडिया है मैग्नेटिज्म का, आप ये कह सकते हैं। तो जब हम डी ब्लॉक की बात करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंपली आप ये कह सकते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप कहेंगे कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड आपने देख लिया है। 12th स्टैंडर्ड में बेसिकली ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है इन प्रॉपर्टीज़ का, तो बस आप इतना समझ सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल हैं पैरामैग्नेटिज्म के लिए। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा, आप ये सभी कह सकते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट कर लें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता चल जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल जाए, तो हम कह सकते हैं कि कौन पैरामैग्नेटिक होगा, कौन डायमैग्नेटिक होगा। तो जितने भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट के आयंस होते हैं, जो उनके थ्रू कंपाउंड फॉर्म होते हैं, वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें मैग्नेटिक मोमेंट की, तो बेसिकली इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और √n × n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन में आप इसको मेजर करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन बेसिकली हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जो n है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। स्टूडेंट यहाँ पे एक और बात आप नोट करके रख सकते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे जो इनका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कंक्लूजन होता है। तो यहाँ पे जो इनका एंगुलर मोमेंटम होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इस अगर एक्सप्रेशन की आप बात करें तो ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का कोई शेयर नहीं है इस तरीके से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका रीज़न भी है, हम ये कहते हैं कि जो इनका ऑर्बिटल मोमेंटम होता है वो क्विंच्ड हो जाता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह पाता है ड्यू टू दी एनवायरमेंटल रीजंस। और जो आप जब इसका कंपाउंड फॉर्म होगा तो इसके जो एनवायरनमेंट में लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से इनका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आप कह सकते हैं इनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, जो ऑर्बिट में रिवॉल्व करने की वजह से डेवलप होना होता है, वो नहीं इफेक्टिवली डेवलप हो पाता। तो खाली अगर हम कहें कि हमको एक आइडिया लेना है जस्ट, तो हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम की हेल्प से एक आइडिया जनरेट कर सकते हैं। तो खाली हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देखते हैं और इस तरीके से जब हम एक्सप्रेशन में इसको मेंशन करते हैं तो आप कह सकते हैं कि जो हम वैल्यू को मेज़र करने वाले हैं वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है। उस पे एंगुलर मोमेंटम का आप कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कंसीडर करते हैं। हायर क्लासेस में हम एंगुलर को भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और उस तरीके से दोनों को कंबाइन फॉर्म में यूज़ करते हैं और उससे हम जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन की हेल्प से आप कंसीडर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है कहीं पे किसी एक आयन में, तो आप इस तरीके से √1 इस तरीके से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा √3, जिसकी वैल्यू आप ओवरऑल आप कंसीडर कर सकते हैं 1.73 BM। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। Here we have a table in which we describe the magnetic movement of different ions of d block element in which we have different numbers of
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कैंडियम ट्रिपल पॉजिटिव में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इसके लिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 है। वहीं आप देख सकते हैं Fe डबल पॉजिटिव के लिए यहाँ पे मेजर कर रखा है। सब में जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से फाइंड आउट करेंगे, उनकी हेल्प से हमने यहाँ पे इनको मेंशन कर रखा है। तो स्टूडेंट यहाँ आप टेबल में देख सकते हैं कि हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है जो इस एक्सप्रेशन से हमने मेजर की है, और ऑब्जर्व वैल्यू है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में डिफरेंस है, सेम नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कि इस तरीके से एक्सप्रेशन से जो हम मेज़र करते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ऑब्जर्व वैल्यू बेसिकली आप कह सकते हैं कि उससे थोड़ा सा डिफरेंस उसमें आता है। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं और किस तरीके से हम इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो इनमें मैग्नेटिज्म आता है वो आपने देखा कि किस तरीके से हम उसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस में कैलकुलेट कर सकते हैं। So we will discuss some other topic in our next lecture. Thank you very much for watching this video.